See, today we'll be doing the theories of the cost portion of the cost subject. एंड पहले सेंटेंस में ही मैंने कुछ गलत बोल दिया. अपने सब्जेक्ट का नाम सर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, अपने सब्जेक्ट का नाम एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. एंड टू क्लैरिफाई, नथिंग रिलेटेड विद द कॉस्ट वी एक्चुअली स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. प्राइमरली वी learn making decisions in this particular subject. The work of doing carving out the cost of a product is the work of an accountant, whereas the work of making the decision for the purpose of managerial decisions are the work of the chartered accountants and the cost accountants. So our subject is advanced management accounting. As far as the cost accounting as a subject is concerned, we have completed in totality at the IPCC stage. हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे प्राइमरली मैनेजरियल एस्पेक्ट से और द एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे. Our total subject is divided into two parts. One, the decision making process related with the cost portion and the decision making process related with the operation research, जिसको हम लोग कई बार quantitative aptitude QT quantitative techniques भी बोलते हैं. Today we will not be doing anything with the with respect to quantitative QT portion. We will be doing only with respect to the costing portion. But I am repeating whatever we are going to do. आपको ऐसा लगेगा ये कोई IPCC का strategic management class है, cost तो है ही नहीं पूरे सिनेरियो में. So the moment you convert the nomenclature of your subject from the cost accounting to advanced management accounting, थोड़ा बहुत आप वहीं पर अपना माइंड शिफ्ट कर लेते हैं that it is the management that you are going to study in this particular subject, not the cost accounting. And management means कहीं ना कहीं आप कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं और मैनेजर कोशिश करता है कि आप उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोडक्शन. और अगर बरकरार नहीं रह पाता है तो कितने रुपए से या किस क्वांटिटी से या किसी दूसरे मेजरमेंट से दूर है आपके बेंचमार्क्ड स्टैंडर्ड से, और फिर उसमें तहकीकात करता है कि क्यों दूरी है वहाँ से, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करता है, फिर से एक नया स्टैंडर्ड बनाता है. आर वी क्लियर? तो सबसे पहले आपको एक बजट बनानी पड़ती है, फिर आप एक्चुअल्स करते हैं, फिर आप बजट से एक्चुअल की डेविएशन को निकालते हैं, फिर आप रीज़न फॉर द डेविएशन को निकालते हैं, और फिर आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. अगर रेक्टिफाई हो जाता है तो ठीक है, या फिर अपने बजट को ही रिवाइज कर लेते हैं अगर ऐसा लगता है कि बजट बनाना में कोई खामी रह गई है या कोई गलती रह गई है तो. आर वी क्लियर? सो हम लोग कहीं ना कहीं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में यही चीज़ सीखते रहेंगे. ठीक. और कुछ एक जगह मैं बहुत क्लियरली मगअप लिखवा दूंगा, वहाँ कोशिश मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा कि आप सिर्फ समझ के एग्जामिनेशन में जाएं. अगर मगअप में हम लोग लिख लेंगे MU, जहाँ पे भी मगअप रहेगा वहाँ MU लिख लेंगे, और आप लोग का टेक्स्ट मैसेज में MU का मतलब मिसयू होता है. एंड अगर MU वाला अगर आप मगअप नहीं करेंगे तो गारंटी है वो मिसयू इन एग्जामिनेशन हो जाएगा. ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाँ ये मगअप करने, ये पॉइंट्स याद रखने, वहाँ हम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा. Fine. So we will find that on an approximation we are going to do 100 questions. On an approximation around 70 to 75 odd glossary or the terminologies. Terminologies पे हम लोग next 1.5 hours or maybe 2 hours will be devoting to only understanding the terminologies. And the moment we understand the 75 terminologies of this particular chapter, our theory is deemed to be complete. उसके अलावा कुछ भी नहीं है, गप भरपूर मारना है. और एक थ्योरी का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है दैट इफ यू नो द सब्जेक्ट इन टोटलिटी राइट इन पॉइंट्स, एंड इफ यू डू नॉट नो द सब्जेक्ट इन टोटलिटी राइट इन पैराग्राफ.
and try to write the paragraph, at least 2-3 paragraphs for a 4 marks question. Keep on writing. अगर पूछा हुआ भैया इसका 5 पॉइंट बताओ, अगर 5 पॉइंट आता है डॉट टू डॉट 5 पॉइंट उतार दो और आप मे बी 1/4 ऑफ द पेज में ख़त्म कर दो किस्सा को. 4 में 3.5 मिलेगा आपको, 4 में 4 मिलेगा, 3 मिलेगा. अगर आपको नहीं आता है, इन दैट केस सर भर दो पन्ने को. और सर आपने 10th पास किया, 12th पास किया, पन्ने तो कुछ बड़े ही होंगे. आईपीसीसी पास किया तो गारंटी है आपको पन्ना भरना आता है, क्योंकि ज्ञान तो इतना था नहीं आईपीसीसी में. और पास किए हैं तो सर हम लोग पन्ने भर भर के पास किए हैं. वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे भी लगाना है. थ्योरी कभी भी कोई छोड़ के नहीं आना चाहिए. ठीक है. और मैं आपको बता दूं दैट मैक्सिमम क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलता है वो थ्योरी में मिलता है. अगर कॉस्ट में मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल और क्वेश्चन नंबर थ्योरी है, 2 थ्योरी है, तो 1 में कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा. बट 2 में एडिशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी हाइएस्ट देन दैट ऑफ द 1. दैट इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. Meaning thereby you cannot take it for granted, because in our subject approximately 25 marks to 30 marks of theory do comes, inclusive of the QT portion, and it is very very easy. The only portion which is difficult out here is that we simply do the theories only before examination day. उसके पहले देखते भी नहीं है और तब भी उसमें स्कोर कर लेते हैं. सोचिए अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे के जाएंगे तो उस 24 में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है. वॉट एवर. कमिंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 1, ग्लॉसरी एट अ ग्लांस, पेज नंबर 2. ग्लॉसरी एट अ ग्लांस. सी, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज अ बिल ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे आपको बड़ी कैजुअल सेंस में लिखनी है दैट what exactly is bill of material. For example, we are not going to write any definition इन प्योर अंग्रेजी आउट है. यहाँ पे हम अपनी भाषा में लिखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है. दिस इज अ टर्मिनोलॉजी नॉट रेफर्ड एज अ डेफिनेशन पार्ट इन योर CA फाइनल, बट आई हैव पुल्ड इट फ्रॉम IPCC पोर्शन. क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल, कोई बता सकता है? सर 1 कप चाय बनाएंगे क्या क्या लगेगा? आधा कप पानी, आधा कप दूध, 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच चाय पत्ती, और चाय बन जाएगा. एम आई करेक्ट? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं रेसिपी बोल रहा हूँ ऑफ चाय. 1 कप चाय में क्या क्या सामान लगेगा वो जहाँ पे भी नोट किया हुआ है उसे आप किचन की भाषा में रेसिपी बोलते हैं और कॉस्ट की भाषा में बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं. 1 kg फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कितने पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल नंबर 1 लगेगा, कितना पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल नंबर 2 लगेगा और कितना पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल नंबर 3 लगेगा. तो इसका मतलब बिल ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू रेसिपी. रेसिपी का स्पेलिंग मुझे कोई बता दे? RECIP, रेसिपी ऑफ किचन. क्या है? 1 कप टी इज इक्वल्स टू, पहले मुझे लिख लेने दीजिए, 1 कप टी इज इक्वल्स टू ½ कप वाटर प्लस ½ कप मिल्क प्लस 1 स्पून टी. शुगर छोड़ देते हैं. ठीक है, आजकल बड़ी शुगर की बीमारी होती है, शुगर छोड़ देते हैं, बिना चीनी का चाय बन गया. इसका मतलब आपका 1 kg FG बनाने के लिए ऐसा हो सकता है 500 ग्राम रॉ मटेरियल नंबर 1 लगे और 800 ग्राम रॉ मटेरियल नंबर 2 लगे. मैं थोड़ी बदमाशी कर गया यहाँ पर. 500 ग्राम रॉ मटेरियल नंबर 1 और 800 ग्राम रॉ मटेरियल नंबर 2 लगा रहा हूँ
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ये बराबर बराबर लगेगा, 1 किलो क्रॉस हो चुका है, मीनिंग देयर भाई आपका फॉर्म 3CD का इनपुट आउटपुट रेशियो 1 नहीं आएगा। आर वी क्लियर? सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? ठीक है। सो प्रैक्टिकली क्या होता है दैट सपोज कीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है ना, वो स्टोर डिपार्टमेंट से माल को पुल करता है, माल मंगवाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, लिखेगा कि मैं 5 किलो फिनिश गुड्स बनाना चाहता हूं। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में बिल ऑफ मटेरियल फीडेड रहता है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला लिखेगा 5 kg, रॉ मटेरियल वाले को सुनाई देगा रॉ मटेरियल नंबर 1 2.5 किलो भेजो। 2.5 किलो मीन्स 500 ग्राम इंटू 5, उसको सुनाई देगा 800 ग्राम इंटू 5, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल 2 इज रिक्वायर्ड। ये 2 है सर, ये रॉ मटेरियल नंबर 2 है। आर वी क्लियर? व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट kg, ग्राम पर पैसेंजर, आपका जो भी जिस कॉस्ट यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल if you refer the cost unit for me as a teacher, my cost unit is per student. So cost unit can be kg, it can be liter, it can be per student for a teacher, it can be per bedroom for a hotel. आप जिस चीज में मेजर करते हैं आपकी कॉस्ट लगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। नाउ डेज द यूनिट्स आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स और सब असेंबलीज। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ 10 डिपार्टमेंट में आप तोड़ देते हो उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट पूरे यूनिट को, और हर एक डिपार्टमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ एक स्टोर्स डिपार्टमेंट है जिसको आपने बोला भैया तुम्हारा काम सिर्फ माल को स्टोर करना है, प्रॉपरली माल रिसीव कर लो और प्रॉपरली माल को डिस्पैच कर लो। और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया माल की गड़बड़ी होगी तो हम तुमसे मांगेंगे, तुम्हारा पगार में से काट लेंगे। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको एक बिल ऑफ मटेरियल पकड़ा दिया जाता है, बोला जितनी बार चाय बनाओगे यही लगना चाहिए, इससे बेसी लगेगा माल तो हम तुमको पकड़ेंगे। उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है जिसके तहत उसे अकाउंटेबिलिटी भी उससे पूछा जाता है। ये काम आपको करना है और कैसे करना है आप समझो, गड़बड़ी मचेगी तो मैं आपसे पूछूंगा। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मीनिंग देयर बाई enterprise is divided into many subunits each unit is given separate responsibility and hence called responsibility center. किसी को प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया आपने मार्केटिंग डिवीजन। उसको बोला भैया तुमको जितना एडवर्टीजमेंट करना है उतना करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा 5000 यूनिट 2 महीने के अंदर बिक जाना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर हम लोग बोलते हैं दैट सब यूनिट ऑफ एन एंटरप्राइज। अभी ये कंफर्म है ना कि एक एंटरप्राइज को हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिए हैं। सपोज कीजिए एक सीए फर्म की अगर बात करते हैं तो एक सीए फर्म अपने सब यूनिट्स कैसे बांट सकता है।